कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सीटेट के जो पक्षी वाला पोर्शन आता है ईवीएस में, उसको हम देखते हैं और इसको कवर करने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं, हर एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, ज़मीन पर और पानी में। यानी जो पक्षी होते किस लिए घोंसला बनाते हैं? केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षियों की आंखें कैसी होती हैं? तो इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। हम लोग एक ही वस्तु को एक साथ देख पाते हैं, लेकिन पक्षी क्या होते हैं, एक आंख से दूसरी चीज़ देख लेती हैं और एक आंख से दूसरी चीज़, यानी वह अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेती हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। जाहिर सी बात है, जब इधर देखेंगे मतलब एक तरफ देखेंगे और दूसरी आंख से दूसरी तरफ देखेंगे तो उनका दायरा क्या होता है, बढ़ जाता है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों ही आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। अगर पक्षी बिल्कुल जस्ट आगे देख रही है या सामने देख रही है तो उस समय इसकी जो है दोनों मतलब नज़र जो है एक ही पर केंद्रित रहेगी। लेकिन अगर दोनों अलग अलग दिशा में देख रही हैं तो वहाँ पे जो है इनका दायरा क्या होता है, तो अधिक होता है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकती, अतः वह अपनी गर्दन ही आसपास घुमाकर अपने आसपास देखते हैं। अगर पक्षियों की बात करेंगे तो पक्षी की पुतली जो है घूमती नहीं है, इसलिए जो है अपनी गर्दन को घुमा करके इधर उधर देखने का प्रयास करती हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, उन्हें गर्माहट भी देते हैं। नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख झड़ते रहते हैं। अगर पूछ लिया प्रश्न में पंख का प्राथमिक अंग क्या है, तो गर्माहट देना, और द्वितीयक काम क्या है, तो उड़ना। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालती रहती हैं। यानी जैसे हम लोग अगर आग लग गई तो कहेंगे आग लग गई, आग लग गई। अगर डूब रहा कोई तो कोई डूब रहा, कोई डूब रहा, ऐसे कहेंगे। लेकिन पक्षी जो है एक ही सेंटेंस पूरा, जैसे बंदर नहीं कहते गो, यानी कोई खतरा आ रहा भाग चलो, ऐसे ये पक्षी भी पूरा सेंटेंस एक साथ में ही बोलती है। अगर कोई खतरा उड़ने वाला आ रहा तो बोल देंगे एक बार हूँ, मतलब जो भी उन लोग का भाषा हो। तो ऐसे तो कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग तरह की आवाज़ रहेगी और ज़मीन पर चलकर आने वाले खतरों के लिए दूसरी तरह की आवाज़ रहेगी। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। मैं बता दूँ बातें, तो जिसके जो मतलब कान निकले हुए होते हैं, कर्णपल्लव जो होता है वो अंडे देने वाले मतलब बच्चे देने वाले होते हैं। लेकिन पक्षी जो है अंडे देने वाले होते हैं, तो इनके कान दिखते नहीं, हालांकि केवल होल के जैसा होता है। अब एक एक पक्षी को देख लेते हैं। बसंत गौरी। बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। तो बसंत गौरी क्या है, तो गर्मियों में टुक टुक करती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। अगला पक्षी है शक्करखोरा। कौन सी? शक्करखोरा। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाली की डाल पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, ये सभी क्वेश्चन आपको चीज़ें याद रखनी है कि प्रश्न पूछा जाता है कि जो शक्करखोरा है ये घोंसला किस चीज़ से बनाती है।
तो शक्करखोरा का जो घोंसला होता है वह बाल से मकड़ी के जाल, पतले टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से शक्करखोरा का घोंसला बना होता है। और शक्करखोरा किस कौन जो है कब दिखती है, तो शक्करखोरा छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर, मतलब जो लटकते हुए छत्ते होते हैं उसमें यह रहती है। उसके बाद दर्जन चिड़िया, ऐसा कोई सीटेट का एग्जाम हो ही नहीं सकता जिसमें दर्जन चिड़िया नहीं पूछी जाती हैं। जो दर्जन चिड़िया है, दर्जन चिड़िया अपने नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, इसलिए इसे दर्जी सीने का काम करता है। तो दर्जन चिड़िया क्या करती है, अपने नुकीले चोंच से पत्तों को सी लेती हैं और उनसे थैली सा बना लेती हैं और उसमें क्या करती हैं, अंडे देती हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी चिड़िया जो है अपनी सी करके पत्ते को सी करके उसमें रहती है, तो दर्जन चिड़िया। उसके बाद चीलबाज गिद्ध, चीलबाज गिद्ध से प्रश्न भी पूछे जाते हैं और कौवे से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चील जो होता है, चीलबाज गिद्ध, एक प्रश्न तो यही पूछा जाता है, कौन से ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। तो चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक क्या कर पाते हैं, देख पाते, वो भी स्पष्ट रूप से। आगे है, चील की पूंछें खांचे वाली होती हैं। तो प्रश्न पूछे जाता है कि किस पक्षी की पूंछ जो है खांचे वाली होती है, तो चील की। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, आकाश में सबसे ऊंचाई पर कौन उड़ता है, तो गिद्ध। और पर्यावरण मतलब को साफ कौन करता है, तो गिद्ध। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा कौन से पक्षी का घोंसला होता है, तो कौवे का। एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसमें लोहे की छड़ पाई जाती है, तो कौवे के घोंसले में। आगे है नरवीवर पक्षी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें सारे पक्षी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नरवीवर पक्षी, नरवीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीर पक्षी उन घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें वह क्या करती है, अंडे देती हैं। नरवीर पक्षी क्या करती है, केवल घोंसले बनाती है और मादा वीर पक्षी आती है, देखती है कौन सा घोंसला अच्छा है, फिर उसमें अंडा देती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा पक्षी है जो आकर के घोंसलों को देखती है, और ये सीटेट में पूछा गया था पिछली बार। उसके बाद फाख्ता पक्षी, फाख्ता पक्षी यहाँ पे देख सकते हैं। फाख्ता जो है कैक्टस, कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसी पक्षी है जो कैक्टस यानी कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाती है, तो फाख्ता। उसके बाद उल्लू, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, क्या कर सकता है, पूरा। सबसे प्रश्न पूछा जाता है कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी पूरी गर्दन घुमा लेता है, यानी 360 डिग्री तक घुमा लेती है, तो उल्लू। मैना, एक प्रश्न पूछा जाता है झटके से आगे पीछे करने वाला गर्दन पीछे झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करने वाली पक्षी कौन सी है, तो मैना है। कौन सी, मैना। अगली पक्षी है कलचिड़ी, कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसलों में बिल्कुल पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। प्रश्न पूछा जाता है कौन सी ऐसी पक्षी है जो पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है, तो कलचिड़ी। और इनके घोंसलों में क्या क्या होता है, तो टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब रहता है। कलचिड़ी जो होती है छोटे छोटे कीड़ों को खाती है और इनकी चोंच के अंदर
लाल होती है, यानी इसका कलचड़ी का अगर चोंच को खोलेंगे तो उसके अंदर कैसा चोंच होता है, तो लाल रंग होता है। इसके बाद कौवा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि पेड़ की ऊंची डाल पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाती है, तो कौवा। और कौन सा ऐसा पक्षी है जिसके घोंसले में लोहे का तार, लकड़ी के टहनियाँ मिलती हैं, तो कौवे के। और ऊंची घोंसला कौन बनाता है, कौवा। और कोयल जो होता है अपना घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि वह कौवे के घोंसले में अपना अंडे दे देती है। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो कोयल। तो वह अपना अंडे कहाँ देती है, तो कौवे के घोंसले में। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। क्या करता है, सेता है। उसके बाद देखते हैं गौरैया। क्या, गौरैया। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती हैं। गौरैया बहुत अच्छी चिड़िया है। ये करीब मानव के साथ साथ ही रहती हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है, तो गौरैया। इसके बाद कबूतर। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कौन सा ऐसा पक्षी है जो पुराने खंडहर या मकान में अपना घोंसला बनाती है, तो कबूतर। अब देख लेते हैं भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य एवं उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर बाघों की बहुत अधिक आबादी है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, तो गुजरात में है। गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 ईस्वी में एशियाई सिंहों के बचे हुए बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये यूपी टेट के लिए भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और सी टेट के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाघों और बारहसिंघा के लिए। इसके बाद बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक में। यह भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व है। बांदीपुर वाला क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, यानी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, तो 1973 ईस्वी में की गई थी। एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। उसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में है। यह एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है और इस जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसको विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। कब किया गया है, तो 1985 में। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम का, इसमें भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखना है। भारतीय बाघों का घर किसे कहा जाता है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, एमपी में। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे 1968 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। बांधवगढ़ अभयारण्य बाघों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना कि
सबसे अधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो साउथ बटन है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो हिमिस है, जो लद्दाख में स्थित है। और अगर कहेगा भारत में सबसे अधिक ऊंचाई इस पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यही है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। पहला बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो पहला बाघ अभयारण्य सरिस्का है, जो राजस्थान में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। अभी हमने प्रश्न पूछा था कि भारत में बाघों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो एमपी में ही है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए बाघों की संख्या कितनी है। देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो नागार्जुन सागर में है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो केबुल लामजाओ है राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में स्थित हैं। कुछ पौधे यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट के लिए, तो इनको भी देखते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि निपेंथिस पौधा कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में। निपेंथिस पौधा जो है, यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। क्या करता है? कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है। इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। निपेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछता है कि घटपर्णी पौधा कौन सा है? तो निपेंथिस है। और निपेंथिस जो है ढक्के की तरह है, इसमें से बढ़िया महक भी आती है और सुंदर आवाज़ भी आती है। तो आवाज़ और महक से मोहित होकर के इसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े क्या होते हैं? अंदर चले जाते हैं, जिससे यह ढक्कन नुमा है ये बंद हो जाती है और इसी के अंदर जो है कीड़ों का क्या ये करते हैं? भक्षण करते हैं। एक प्रश्न पूछ सकता है ये भक्षण क्यों करते हैं? तो नाइट्रोजन के लिए, क्योंकि ये जो है नीचे से या वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, इसीलिए कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं ताकि नाइट्रोजन को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। आगे है बरगद। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बरगद पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है किसमें जो है बहुत सारे जड़ें लटकर जो है जमीन के बाहर होती हैं, किस पौधे की? तो बरगद की। ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ों को सहारा देती हैं। इसके बाद रेगिस्तानी ओक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया और रेगिस्तान में, पहली बात ये पौधा पाया कहाँ जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया और रेगिस्तान में पाया जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 11 से 12 फीट। कितनी होती है? 11 से 12 फीट तक इसकी ऊंचाई होती है। और इसमें पत्तियां जो है बहुत कम होती हैं। पहली बात तो ये है, अगर कोई भी पौधा मरुस्थल में तो उसमें पत्तियां कम होगी, ये तो जाहिर सी बात उसकी पहचान होती है। और पत्तियां जो है कांटे का रूप ले लेती हैं। क्यों? क्योंकि ताकि वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा ना हो, जिससे पानी का लॉस जो है ज़्यादा ना हो। और रेगिस्तानी ओक की जड़ें जमीन से के अंदर, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये तो 250 से 300 फीट नीचे तक चली जाती हैं। प्रश्न पूछा जाता है किस पौधों की जड़ें 250 से 300 फीट तक नीचे चली जाती हैं? तो रेगिस्तानी ओक तक। और जब तक यहाँ पानी नहीं मिल जाए तब तक यह नीचे जाती रहती है। और पानी पेड़ के तने में जमा होता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकालते हैं। और ये जो है रेगिस्तान में इस पौधे को
पूजा भी जाता है। आगे है जंगल। जंगल को देखते हैं, यहाँ से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो जंगल अधिकार कानून कब आया था? तो 2007 को। इसके अनुसार जो भी लोग 25 सालों तक जंगलों में एक जगह रह रहे हैं तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। यही प्रश्न पूछा जाता है कि जंगल अधिकार नियम कब आया था? 2007 में। और किस अधिकार के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जंगल में 25 वर्ष तक रह जाता है तो वह उस क्षेत्र पर उसका अधिकार हो जाएगा? तो जंगल अधिकार कानून 2007। जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है और खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। अगला है कृषि। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर ही निर्भर है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती हैं। एक ही प्रकार के फसल उगाने से और कई केमिकल को यूज करने से जमीन क्या हो जाती है? तो बंजर हो जाती है। अब कुछ कल्चर को देख लेते हैं। एग्रीकल्चर क्या है? तो एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। एग्रीकल्चर में खेती है यानी कृषि है और इसमें जुताई, बुआई, कटाई ये सब आता है। इसे क्या कहते हैं? तो खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर क्या है? तो रेशम कीट पालन यानी रेशम का उत्पादन करना सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। रेशम के कीटों को वाणिज्यिक पालन यानी इनसे पैसे निकाला जाता है, इसलिए जो है वाणिज्यिक में आते हैं। यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पिसीकल्चर क्या है? तो मत्स्य पालन यानी मछली पालन करना किसके अंतर्गत आता है? तो पिसीकल्चर। आजकल इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है पिसीकल्चर को कि विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन करना पिसीकल्चर कहलाता है। विटीकल्चर क्या है? तो अंगूरों की खेती या द्राक्षा की कृषि भी कहते हैं। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना किसके अंतर्गत आता है? तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। उसके बाद बीज, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पॉइंट लिखा गया बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही पॉइंट एग्जाम में आप सभी को देखने को मिलेगा। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से क्या करती हैं? थी बचाती थी। अभी भी चावल गेहूं रखा जाता है अनाज, तो उसमें नीम की पत्तियां मिला दी जाती हैं जिससे उसमें कीट जो है नहीं लगते हैं। पौधों स्वयं अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं। कैसे फेंकते हैं? तो कपड़ों में चिपक कर चले जाते हैं या फिर पानी के जरिए कपड़ों में चिपक कर, जैसे एक कटीला आता है, कटीला का पौधा होता है वो वैसे होता है, उसमें कांटे कांटे लगे होते हैं। तो किसी भेड़ या बकरी कोई भी जानवर चरती है तो उसके बाल में लग करके वो कहीं दूर चले जाते हैं। अगर समुद्र के किनारे देखेंगे तो नारियल और समुद्र के पानी से एक जगह से दूसरी जगह बीज उसके चले जाते हैं। सोयाबीन की पत्तियां, फलियां पककर फट जाती है और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। ये सब ऐसे ही पॉइंट आपको डिट्टो देखने को मिलेगा एग्जाम में। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज होते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं क्या है? ये सभी बीज हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो लौंग है ये क्या है? तो कली है। क्या है? कली है। नाशपाती, भिंडी, करेला, टमाटर, चीकू आदि में भी क्या होता है? बीज होता है। तो प्रश्न एक यहाँ से ही बन जाता है, निम्न में से बताओ किसमें
बीज होते हैं और निम्न में से बताओ किसमें बीज नहीं होते हैं। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। जैसे पहले दीवार की जो है मिट्टी की दीवार होती थी तो उसमें जो है गोबर मिला करके मिट्टी में उससे लेप किया जाता था, जिससे उसमें कीड़ा नहीं लगते थे। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि कपड़े की में भिगोया गया बीज जो है जल्दी अंकुरित होता है या फिर जो है पानी में। तो कपड़े में, क्योंकि कपड़े में भिगोने से उसमें सांस लेने की क्षमता बनी रहती है। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाएं और आधे नहीं हो तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो या तो बीज क्षतिग्रस्त हो, या बीज में टूट गए हों, या बीज में कीड़े लग चुके हों, इसीलिए यह बीज अंकुरित नहीं होगा। उसके बाद सब्जियाँ। अधिकतर सब्जियाँ पौधों के फूल होती हैं और कुछ सब्जियाँ पौधों का फल भी होती हैं। लोहा, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां में मिलता है। प्रश्न पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर एग्जाम में देखने को मिलता है कि लोहा किस में पाया जाता है। तो गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में लौह पाया जाता है। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि ब्रिटेन से आने वाली सब्जियाँ कौन कौन सी, विदेश से आने वाली सब्जियाँ कौन कौन सी है। एक प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिलता है। तो हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये सभी कहाँ से आए हैं। तो साउथ अमेरिका से आए हैं। कहाँ से, साउथ अमेरिका से आए हैं। हरी मिर्च हो गया, टमाटर, आलू साउथ अमेरिका से। गोभी, मटर यूरोप से आई। गोभी और मटर कहाँ से आई, यूरोप से आई। काफ़ी, बीन्स और भिंडी अमेरिका से आई। काफ़ी, बीन्स और भिंडी कहाँ से आई, अमेरिका से। सोयाबीन चीन से आई। सोयाबीन कहाँ से आई है, तो चीन से। अब पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलता है, तो यहाँ इसको भी हम लोग कवर करते हैं। जड़ किसका किसका खाते हैं, तो मूली, गाजर, चुकंदर, इन सभी के हम जड़ को खाते हैं। तना किस किस चीज़ के तने को खाते हैं, तो आलू, प्याज, अदरक, ये सभी क्या है, एक प्रकार के तने हैं, यानी इसके हम लोग तने को खाते हैं। पत्ती किसकी किसकी हम लोग खाते हैं, तो धनिया हो गई, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कढ़ी पत्ता, ये सभी के क्या खाते हैं हम लोग, पत्ते को खाते हैं। बीज में चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान, इन सब के बीज को हम लोग खाते हैं। सहजन, केला, कचनार, फूल को खाते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, किस सब्जियों के फूल को खाए जाते हैं, तो सहजन, केला, कचनार। फली किसकी खाई जाती है, तो मटर की। अब देखते हैं घास। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जा सकता है। ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, सभी पॉइंट देखते हुए चलेंगे। जड़ें पौधों को सहारा देने का काम करती हैं, जल तथा खनिजों को अवशोषित करती हैं। जिस मैदान में 1 टिन बीज बोए जाते हैं उसे 1 टिन ज़मीन बोलते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, 1 टिन ज़मीन क्या होती है, तो जिसमें मैदान में 1 टिन बीज बोए जाते हैं उसे हम 1 टिन ज़मीन बोलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। कुड़कू झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़कू भाषा में जंगल को क्या कहा जाता है, तो तोरांग कहा जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय कृषि यानी स्थानीय खेती करने का रिवाज है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं,
जिन्हें खरपतवार कहते हैं, इन्हें निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी यही ले लेती हैं और फसल कम होती है। तो आज के सेशन में हम इतना ही देखेंगे। अगले सेशन में कुछ पौधों को हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? क्रोटोन पौधे। क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं कि क्रोटोन पौधों की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरे नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधों की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का क्या होता है? सिग्नल होता है। प्रकाश संश्लेषण। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक क्या होती हैं? फैली होती हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। इसमें ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। आगे देखते हैं झूम खेती। झूम खेती क्या है? तो झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं, बल्कि बस गिराकर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। ये पूर्वोत्तर इलाकों में होती हैं खेती। ज़मीन के जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जले, जंगलों को नुकसान ना पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज केवल छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं, इससे भी ज़मीन क्या हो? उपजाऊ बनती है। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण हैं। प्रोटीन क्या करता है? लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। वसा क्या करता है? तो सुंदरता प्रदान करता है। विटामिन क्या करता है? तो प्रतिरोधक क्षमता बनाती है। खनिज लवण क्या करता है? शरीर को स्वस्थ रखता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तो ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा से भी ऊर्जा हमको मिलती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन युक्त होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। बॉडी बिल्डर। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख,
अस्थियों, दांत और मसूड़ों को भी स्वस्थ रखने में भी सहायता करती हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन ए, कुछ विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन एफ तथा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिनों के समूह को क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा, आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश से उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशों को रुक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? रुक्षांश। हमारे खानों में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल आदि। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो उनमें से कुछ विटामिन क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है सब्जियों को काट कर धुलना नहीं चाहिए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है। तो जो मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग है उसी से भूख लगने का पता चलता है। जीभ पर 4 तरह की 9000 ग्रंथियां होती हैं। चबाकर खाने से लार में टाइलिन निकलकर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन क्या होता है? मीठा लगने लगता है। तो भोजन मीठा क्यों लगता है? तो स्टार्च को माल्टोज में बदलना। पकाने के तरीके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, ऐसे सीरीज ही दी जाती है सीटेट में। तो पहले भूनकर, उबालकर, तलकर और सेक कर, ये क्रम याद रखना है। भूनकर, उबालकर, तलकर, सेक कर। हर एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अचार रखने के लिए कांच के जार और बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि नमी ना रह जाए और अचार खराब ना हो पाए। अगर नमी रहेगी तो अचार क्या हो सकते हैं? खराब हो सकते हैं। जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाते हैं। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी क्या की जाए? पूरी की जाए। जब तक उल्टियाँ दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लेना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। माँ का दूध बीमारियों को रोकने, दवाइयों जो घरेलू भी हो सकती है लेनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं मलेरिया। रोनाल्डो रोल्स ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। और ये जो रोनाल्डो रोल्स थे कहाँ के हैं? तो भारतीय मूल के थे। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से निकाली जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेड़ की छाल और मादा एनाफिलिस मच्छर से फैलती है। उसके बाद एनीमिया। एनीमिया क्या है? तो
एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। यह शरीर और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। उद्हुयु क्या है, ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है। तो उद्हुयु, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है। क्या है उद्हुयु? तो सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरकर उसको सीलबंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटकों को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को उद्हुयु कहते हैं। गुजराती भाषा है। उद्हुयु का मतलब होता है उल्टा। उद्हुयु के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियां को खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ले जाते हैं। उसके बाद आगे है लिंगहु फेन। लिंगहु फेन क्या है? तो ये भी एक खाने का व्यंजन है। लिंगहु फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है, जिसे हांगकांग में क्या होता है, खाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब देखते हैं खाने की चीज़ें जो जल्दी खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय क्या क्या हैं, उनके बारे में देखते हैं। चीज़ें जैसे दूध को खराब ना हो इसके लिए क्या करते हैं, तो उसे उबाल कर रखते हैं। हरी धनिया खराब ना हो तो गीले कपड़ों में लपेट कर रखते हैं। पके हुए चावल खराब ना हो तो एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख देते हैं। प्याज लहसुन खराब ना हो इसलिए इसे खुले में रखते हैं और नमी से बचा कर रखते हैं। उसके बाद मधुमक्खी पालन, यहाँ से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो बिहार के मुजफ्फरपुर के बोचाहा गांव में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं और लीची के फूल जो होते हैं मक्खियों को बहुत लुभाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को मधुमक्खी पालन शहद बनाने का काम करते हैं यहाँ के लोग। अक्टूबर से दिसंबर, ये भी डेट याद रखना है। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती हैं। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह अलग तरह का क्या करती हैं, नाच करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चलता है कि वहाँ पर रस कहाँ पर है, तो चले जाते वहाँ, वो भी नाचने लगती है। ऐसे ऐसे करते करते सारी मक्खियाँ जो वहाँ पे आ जाती हैं। मधुमक्खी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं को होता है। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल होता है।